अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? मुझे बता दें जल्दी से। अच्छा, ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी। आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है HTTP रिक्वेस्ट। और HTTP रिक्वेस्ट जो है वो समझाने से पहले मैं आपको जो है वो एक फ़िनोमेना समझाना चाहता हूँ। पहले हम इसको समझ लेते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, और अगर आप इसको पहली बार सुन रहे हैं तो हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी इसको पूरी हद तक आपके सामने इसको क्लियर करने की। अच्छा, अब ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट होती हैं HTTP रिक्वेस्ट, या अक्सर आपने उसको API का नाम सुना होगा या REST APIs वगैरह, ठीक है। ये क्यों होती हैं, किस मकसद के लिए होती हैं, पहले तो उसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, अब अगर नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखें, एक नॉर्मल यूज़र के उस पर देखें, तो किसी भी यूज़र का वेब इस्तेमाल करने का जो एक प्रोसीजर होता है, तरीका होता है, वो क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। आप अपने ब्राउज़र के अंदर लिखते हो फॉर एग्ज़ाम्पल www.facebook.com या google.com, ठीक है, और लिख के इंटर कर देते हो। जब इंटर करते हो तो आपके ब्राउज़र के ऊपर एक स्पिनिंग बार चलती है, थोड़ा टाइम लेती है वो, और उस टाइम के बाद डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। उस टाइम के बाद आपके पास वो जो फेसबुक का पेज है वो आपके पास आके लोड हो जाता है। अच्छा, अब जैसे ही आप ये facebook.com लिख के इंटर करते हो, इसके पीछे होता क्या है, चलता क्या है। ये जो हम आपका जो ब्राउज़र है, ठीक है, ये ब्राउज़र जब भी आप इसके ऊपर आके URL बार के ऊपर कोई भी एड्रेस लिखते हो और एड्रेस लिख के एंटर करते हो, तो ये क्या करता है, जो पेजेस रेंडर कर रहा होता है, ये पेजेस पहले से आपके कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं होते। लाइक facebook.com का जो पेज है, क्या कहते हैं, इसकी index.html की जो फ़ाइल होती है ये, या फिर इसकी CSS की फ़ाइल, ये आपके कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं थी, है ना। अगर कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं थी तो आपके सामने नज़र कैसे आ रही है, ब्राउज़र के पास कैसे आई। इसका मतलब ये है कि ब्राउज़र इसको किसी जगह से लेकर आया है, ठीक है। अब ब्राउज़र इसको जिस जगह से लेकर आया है वो भी, वहाँ पे भी क्या रखा होता है, वहाँ पे भी एक कंप्यूटर रखा होता है, ठीक है। और उस कंप्यूटर को हम कहते हैं सर्वर। अक्सर आपने नाम सुना होगा, सर्वर इज़ डाउन, ठीक है, इस तरह से कि सर्वर के अंदर कोई एरर चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सर्वर जो है वो एक कंप्यूटर होता है जिसका काम है कि क्या कहते हैं, कोई भी आने वाली रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्ड करना और उसका डेटा, जो स्पेसिफिक डेटा जो रिक्वायर्ड है वो देना, सही है। तो ये काम होता है सर्वर का। अच्छा, अब हमारे पास जो क्लाइंट से जो टर्मिनोलॉजी बनती है, यानी कोई भी जो यूज़र है, आम यूज़र, मैं या आप, अगर मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर लिख देता हूँ google.com या facebook.com, ठीक है, और तो मैं क्या हो जाऊँगा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट में हो जाऊँगा क्लाइंट। यानी जो भी उस वेबसाइट को, किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसे हम कहते हैं क्लाइंट, ठीक है। और जिस कंप्यूटर के ऊपर उसकी रिक्वेस्ट जाएगी
और जहाँ से उसके पास एक्चुअली जो हमारी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आके ब्राउज़र के ऊपर लोड होंगी, तो जहाँ पे भी उसकी रिक्वेस्ट जाएगी उसको हम कहते हैं सर्वर, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं होता जितना भी मैंने बताया, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर? कोई भी एक नॉर्मल यूज़र आता है और वो ब्राउज़र खोलता है और ब्राउज़र खोल के जैसे ही रिक्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल facebook.com, ठीक है। अब डायरेक्टली facebook.com जो है ना वो कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डोमेन। अक्सर आपने नाम सुना होगा डोमेन्स का। तो facebook.com हो गया या फिर google.com हो गया, ठीक है, या फिर इस तरह के जो और मज़ीद वेबसाइट्स हैं netflix.com या ये वो, ठीक है। ये बेसिकली ये सारे के सारे क्या है, ये हैं डोमेन्स, ठीक है। और ये जो डोमेन्स हैं ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या टर्मिनोलॉजी चलती है कि जो भी आपका सर्वर होता है, ठीक है, उस सर्वर का एक एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर नाम सुना होगा IP एड्रेस का, ठीक है। ये IP एड्रेस क्या होता है? ये बेसिकली उस मशीन का इंटरनेट का एड्रेस है कि अगर इस एड्रेस के ऊपर जाओगे तो आप इस वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये होता है IP एड्रेस, जो कि बेसिकली हम नंबर्स के अंदर कह रहे होते हैं, ठीक है। 192.168 इस तरह करके आपने अक्सर चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है। तो ये नंबर्स होते हैं और ये नंबर जो हैं ये डिफ़ाइन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक क्या कहते हैं कंप्यूटर के एड्रेस को, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर। तो ये जो एड्रेस आपका होता है, ठीक है, अब कोई भी फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक का कोई भी एक एड्रेस है फेसबुक के सर्वर का, ठीक है। वो एड्रेस एक्चुअली क्या होगा, वो एड्रेस एक्चुअली एक नंबर होगा, वो एक IP एड्रेस होगा, लेकिन उस नंबर को मैं याद नहीं रख सकता, ठीक है। नंबर्स को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए क्या होता है इसके लिए फिर हमारे पास बनाएगा डोमेन्स, ठीक है। क्योंकि हम नाम आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सा नंबर अगर हमारे पास हो तो हम उसको याद नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से हर वेबसाइट ने क्या किया कि अपना जो स्पेसिफिक IP एड्रेस था उसके लिए एक डोमेन ख़रीद लिया, ठीक है। और डोमेन जो है वो बेसिकली उसके लिए एक अलग सर्वर्स होते हैं, वो अलग बहस है, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। तो डोमेन के ऊपर जब भी आप कोई भी हिट लगाते हो, ठीक है, तो एक्चुअली इन दी एंड आपकी नज़रों के पीछे क्या हो रहा होता है, वो जो आपकी हिट हो रही होती है यानी जो आपकी रिक्वेस्ट हो रही होती है वो उस एक IP एड्रेस के ऊपर जा रही होती है, उस स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर। और वहाँ से वो डेटा जो है वो सर्वर से, वहाँ पे एक मशीन रखी हुई है सर्वर, जो कि आपकी इंटरनेट से की गई रिक्वेस्ट को यानी आपके ब्राउज़र से की गई रिक्वेस्ट को आपका डिज़ायर्ड डेटा दे देती है, ठीक है। डिज़ायर्ड डेटा का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिज़ायर्ड डेटा का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी facebook.com पे आता हूँ, ठीक है, और इंटर कर देता हूँ, तो मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा? मुझे रिक्वायर्ड होगा मेरी HTML की फ़ाइल, CSS की फ़ाइल और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, यानी ये 3 वेब फाइल्स होती है ना, इन 3 फाइल्स को मिला के हमारी कोई एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन हमारी बनती है। तो ये 3 फाइल्स उस हमें रिक्वायर्ड हैं। ये 3 फाइल्स हमें कौन देगा? हमें वो कंप्यूटर देगा जिसको हम कहते हैं सर्वर, सही है। तो ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, तो ये एज ए सर्वर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप सर्वर बनाने के लिए किसी भी आम छोटी से छोटी मशीन को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक नॉर्मल सा लैपटॉप है वो भी सर्वर बन सकता है, ठीक है। अगर आपके पास क्या कहते हैं कोई मैकबुक है तो वो भी सर्वर बन सकता है। मतलब आपके पास कंप्यूटर अगर होना है अगर आपके पास, तो आप उसे आराम से सर्वर बना सकते हो। सर्वर बनाने के लिए कोई ख़ास काम नहीं करना पड़ता। अभी हमारा टॉपिक नहीं है कि सर्वर हम कैसे बना सकते हैं, Node.js वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके ज़रिए हम ये वाला काम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हमारी बहस का हिस्सा नहीं है। अभी हमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझनी है कि कभी भी अगर कोई यूज़र आता है और हमारे ब्राउज़र के ऊपर अगर URL टाइप करके इंटर करता है और उसके सामने जो वेबसाइट आती है, तो उस इंटर करने से उसके उस वेबसाइट आने तक जो है वो क्या कहते हैं यूज़र के क्या कहते हैं यूज़र की नज़रों के पीछे क्या क्या काम परफॉर्म हुए, ठीक है। एक रिक्वेस्ट पहले गई वो डोमेन के ऊपर, ठीक है। डोमेन से उसको पता चला कि अच्छा इसका एक्चुअल नंबर जो है वो ये है। डोमेन को आप ऐसे समझ लो कि एक डायरी है, उस डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर ये facebook.com है तो उसका नंबर है 192.168.000 समथिंग, जो भी नंबर उसका आ गया, ठीक है। इसी तरीके से google.com है और उसका सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दी एंड आप उस IP एड्रेस को ही एक्सेस कर रहे होते हो। आप डोमेन जो है वो सिर्फ आपके याद रखने के लिए होता है कि आप उसको याद रख सको, ठीक है। वो एक्चुअली आपकी पहचान बनता है, लेकिन इन दी एंड सारा काम जो है वो IP एड्रेस के थ्रू ही हो रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं हम ये जो पूरे फिनोमेना को समझ रहे हैं, इसको समझना जो है वो इसलिए ज़रूरी था कि हम कोई भी काम करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर,
हर काम के जो है वो क्या कहते हैं, हर जब भी आप कोई काम परफॉर्म करते हो तो इन दी एंड ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र आपके सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहा होता है और रिक्वेस्ट करके उसको बता रहा होता है कि फ़ला यूज़र ने फ़ला काम किया है। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक खोली हुई है और फेसबुक खोलने के बाद आप मल्टीपल अपनी पोस्ट को देख रहे हो, ठीक है, आपके सामने आपके किसी दोस्त की पोस्ट आ जाती है। जब आपके दोस्त की पोस्ट आती है तो आपको अच्छी लगती है, आप उस पर कर देते हो लाइक, ठीक है, लेकिन वो लाइक ऐड होगा, आपके दोस्त को भी पता चलाना है, ठीक है, बाकी लोगों को भी बताना है कि यार फला बंदे ने इस पोस्ट को लाइक किया है, ठीक है, आपका दोस्त भी जाके देख सके कि आपने उसकी पोस्ट को लाइक किया है, ठीक है। अब जैसे ही आप लाइक करते हो तो क्या होता है, आपका ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेज देता है आपके जो फेसबुक का सर्वर है उसको, और उसको बताता है कि यार ये जो यूज़र बैठा हुआ है यहाँ पे, जिसका नाम फॉर एग्जांपल इसहाक है यहाँ पे, इसने क्या किया है, इसने इस पोस्ट को लाइक कर दिया है, ठीक है, जो कि फ़ला बंदे की फ़ला पोस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो उसको लेके जाता है और उसको बताता है, और सर्वर कहता है अच्छा ठीक है, और वो अपने पास जो अपनी हार्ड डिस्क होती है, जिसको हम बेसिकली डेटाबेस कह रहे होते हैं, जिसमें सारा का सारा डेटा स्टोर होता है, उस जगह पे उस चीज़ को अपने पास सेव कर देता है कि ठीक है फ़ला बंदे ने इस पोस्ट को अपने पास लाइक कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जिसकी भी पोस्ट थी वो जब खोलेगा उसको, तो वो अपनी पोस्ट को देख सकता है कि अच्छा यहाँ पे एक लाइक नया ऐड हुआ है, किसका लाइक ऐड हुआ है, अच्छा ये लाइक इसहाक का ऐड हुआ है, तो इसका मतलब इसहाक ने मेरी पोस्ट को लाइक किया था। तो इस तरीके से आप कोई भी काम ब्राउज़र पे रह के परफॉर्म करते हो तो ये काम इसी तरीके से परफॉर्म होता है। हमारे पास ब्राउज़र जो है आपके यूज़र के किसी भी एक्शन के ऊपर, जो कि आपको सर्वर पे भिजवाना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि डेटाबेस में आपके स्टोर होगी, यानी डेटा में आपके स्टोर होगी, फेसबुक के डेटा में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे उसके लिए ब्राउज़र को एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है जो सर्वर के पास जाती है, और सर्वर को पूरे जो भी आपने काम एक्शन परफॉर्म किया आपने, उस एक्शन के बारे में जो है वो क्या कहते हैं उसको बताती है सर्वर को। ये सारा काम हम कैसे करते हैं, इस सारे काम के लिए हम कहते हैं, इस सारे काम को हम कहते हैं रेस्ट एपीआईज के लिए बनाते हैं, खैर रेस्ट एपीआईज, लेकिन काम जो हम कर रहे होते हैं इस फिनोमेना को हम कह रहे होते हैं इसको, इस चीज़ को एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है, यानी जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही है इसको हम कहते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अच्छा, ये वाला सारा काम जो भी मैंने बताया, इसको करने का सिर्फ एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाला एक ही तरीका नहीं होता, और भी मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो तरीका है वो अभी के दौर में वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट के ज़रिए ही आपकी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन होती है, यानी जो एक्चुअल जो जिसकी भी वेबसाइट है उस वेबसाइट का जो सर्वर है उससे आपके ब्राउज़र की जो कम्युनिकेशन होगी वो ज़्यादातर एचटीटीपी रिक्वेस्ट के ज़रिए होती है। ये कितने लोगों को क्लियर है मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। रिक्वेस्ट का जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ, मैं अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा अब हम आ रहे हैं प्रैक्टिकली काम के ऊपर। हम अब देखेंगे कि हम एक्चुअली कैसे किसी भी रिक्वेस्ट को परफॉर्म करा सकते हैं अपने पास जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए, यानी ब्राउज़र से ही हम हिट करवाएंगे उस रिक्वेस्ट को, और ब्राउज़र उस किसी भी सर्वर के ऊपर जाएगा और सर्वर से स्पेसिफिक डेटा जो हमें चाहिए है वो लेकर आएगा, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने इस पर, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, पहले तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, एक नया टैब मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस काम को, किसी भी रिक्वेस्ट को हमारे पास परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस चीज़ के लिए हम कहते हैं पब्लिक एपीआईज, ठीक है। ये होती हैं पब्लिक एपीआईज जो कि आप बेसिकली डेटाबेस, अगर आप ये टेस्टिंग के लिए होती हैं, मतलब अगर आप किसी एक्चुअली क्या कहते हैं कोई डेटाबेस के साथ, किसी सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हो, यानी सर्वर के साथ तो कनेक्ट हो रहे हो लेकिन वो आपका अपना सर्वर नहीं है, आप सिर्फ अपने पास जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए आप काम चलाना चाहते हो, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके देखना चाहते हो कि वो ठीक चल रहा है या नहीं, तो उसके लिए आपके पास पब्लिक एपीआई होती है, ठीक है। तो पब्लिक एपीआई में हमारे पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। जेसन प्लेस होल्डर पे आप जाएंगे, ये आपको फेक रेस्ट एपीआईज दे रही होती हैं, फेक एपीआईज दे रही होती हैं। एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए आप क्या कहते हैं, जिसके आप हिट करके, जिसके ऊपर आप रिक्वेस्ट करके अपना डेटा मंगवा सकते हो। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब ये हमें कह रहा है कि भाई इस तरीके से आप डेटा, कोई भी अगर आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो तो इस तरीके से आप डेटा मंगवा सकते हो।
डेटा को मंगवाने का तरीका क्या है, हमारे पास फैच होता है, फैच का एक फंक्शन है, ठीक है। ये फैच जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन होता है, पहले नहीं था। जब हमारे पास फैच नहीं था उस टाइम पे हम XML HTTP रिक्वेस्ट के नाम से एक चीज़ होती थी हमारे पास, हम वो काम उसका परफॉर्म उसके ज़रिए काम करवाते थे। लेकिन फैच जो है वो ज़्यादा आसान तरीका हमें दे देता है, और आपको यहीं पे नज़र आ रहा होगा क्योंकि फैच के ऊपर .then चल रहा है, तो फैच जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोमिसेस के साथ काम कर रहा होता है, क्योंकि जो कोई भी हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट होती है वो एसिंक्रोनसली चल रही होती है। एसिंक्रोनसली का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझा दिया था कि आपका कोई भी काम अगर आपने फॉर एग्जांपल करवाना है, उस काम के लिए आपका अगर आपका वो काम चलता है तो बाकी के काम आपके नहीं रुकेंगे, आपका वो काम अपनी जगह पे चलता रहेगा, आपके बाकी के काम जो हैं वो अपने टाइम पे चलेंगे, ठीक है। उसके लिए किसी और काम को रोका नहीं जाएगा। तो ये काम होता है HTTP रिक्वेस्ट के जरिए। तो हमने यहाँ पे जल्दी से वो जो फैच का कोड था उसको कर दिया है पेस्ट। अब यहाँ पे समझते हैं हम कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा फैच, ठीक है। फैच के अंदर हम क्या देते हैं, हम फैच के अंदर कोई भी URL देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो हम URL दे रहे हैं ना, ये नॉर्मल सा एक URL है, ठीक है। इस URL को याद रहे आप ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे रख के भी चला सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रख के चला रहा हूँ, देख रहे हो ये मुझे डेटा दे रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे यूज़र ID, टाइटल, कंप्लीटेड, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करेगा, हमने कहा जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अब हमने ये रिक्वेस्ट परफॉर्म करानी थी कि हमारे पास जो ब्राउज़र है वो क्या जाए, वो इस रिक्वेस्ट के ऊपर जाए, इस URL के ऊपर जाए, और इस URL से डेटा जो है वो लेकर हमारे पास आ जाए। तो हमने कहा फैच, और फैच के अंदर हम दे देते हैं वो URL जिसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट परफॉर्म करानी है, जिसके ऊपर हमने भेजना है, ठीक है। और ये क्या करेगा, जब .then इसका चलेगा तो ये .then लेके आएगा रिस्पॉन्स को। लेकिन ये रिस्पॉन्स अभी हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, जेसन की फॉर्म में नहीं होता, इसको हमें अपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। और वो हम कैसे करवाते हैं, response.json के ज़रिए, ठीक है। जब हम response.json के ज़रिए इसको कन्वर्ट करवा लेंगे तो दोबारा से हमारे पास .then होता है। यहाँ पे भी हमने उसको रिटर्न करवाया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये चला, ठीक है। अब ये जो एरो ब्रैकेट है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी मैंने बताया नहीं आप लोगों को, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बेसिकली आप ये जो है इसको समझ लो कि ये फंक्शन है, इसको हम फंक्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं बल्कि फंक्शन के ज़रिए आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये करेगा रिटर्न रिस्पॉन्स .json, ठीक है। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ से जो भी चीज़ रिटर्न होगी वो हमें नेक्स्ट .then के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी हम एक फंक्शन रख देते हैं, फंक्शन, और इधर हमें मिल जाएगा हमारा एक्चुअल डेटा, ठीक है। और उस डेटा को हम यहाँ पे console.log करवा के देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा के अंदर क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने उसको रीलोड कर लेता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट करेगा, ये देखो रिक्वेस्ट करने के बाद इसने कंसोल कर दिया, यानी वो डेटा जो हमारे पास यहाँ पे जा रहा था, इस रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा था, वो अब हमने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हमारे पास हमने हिट भेजी, एक रिक्वेस्ट भेजी, और रिक्वेस्ट भेज के जो उसका डेटा था वो सारा मंगवा लिया, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे जैसे टूडूज़ 1 है, इसके अंदर मल्टीपल APIs हैं आपके पास, अगर आपको कोई दूसरी API इसकी यूज़ करनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया कमेंट्स की API है इनके पास, पोस्ट की API है, एल्बम्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, टूडूज़ हैं, यूज़र्स हैं। हम इनको अभी चला के देखते हैं कि किसमें कौन सा काम हो रहा है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे पोस्ट की API चाहिए, तो मैंने पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मुझे बता रहा है कि पोस्ट के ऊपर आपका ये वाला काम चलेगा। तो मैंने इसको कर लिया, URL को सिंपली आप करो कॉपी, और इसको उठा के, बल्कि इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट, दोबारा से एक और नया फैच बना लेते हैं हम नई रिक्वेस्ट के लिए। और ये वाला जो काम है इसको हम करेंगे अनकमेंट, और ये जो रिक्वेस्ट है हमारी ये अब आ जाएगी इसकी जगह पे, ठीक है। यानी सिर्फ URL चेंज होगा और बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्योंकि मैं अब यहाँ पे पहले मैं हिट कर रहा था टूडूज़ को, ठीक है, और अब मैं हिट कर रहा हूँ पोस्ट को, ठीक है। एड्रेस हमारे पास चेंज हुआ, हर एड्रेस के चेंज होने से हमारे पास डेटा चेंज हो जाता है। अब जो मुझे यहाँ पे डेटा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए पोस्ट का, ये ठीक है। तो 100 पोस्ट इसने मुझको दे दी, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूज़र ID और ID 1 है, टाइटल है, यूज़र ID 1 है, ठीक है। अगर आप इसमें जो चाहो काम उसमें परफॉर्म यहाँ पे करा सकते हो। हमने जो DOM मैनिपुलेशन करवाई थी हम वो सारा काम यहाँ पे करवा सकते हैं। ये सारा डेटा जो है वो हम मंगवा के उसको अपनी HTML के अंदर भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे आपको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पता है उसको। आप कोई भी
क्या कहते हैं डिव ले लो, उसकी आईडी ले लो और आईडी के ज़रिए एक एक करके डेटा के ऊपर फॉर ईच चला के उसको वहाँ पे अपेंड करवा दो तो वो चीज़ चल जाएगी। सही है, इस चीज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसलिए मैं नहीं जा रहा। आप लोग घर पे जो है ना इसको प्रैक्टिस करके देख लेना कि आपके पास एक डेटा जो है वो जाए और रिक्वेस्ट जाए और रिक्वेस्ट जाने के बाद आपसे आपका जो डेटा है वो लेकर आ जाए। ठीक है, अच्छा जिस तरीके से हमारे पास पोस्ट का डेटा आया इसी तरीके से हमारे पास और भी मल्टीपल मज़ीद डेटा हमारे पास आ सकता है। मैं इसको कर रहा हूँ बैक और यहाँ पे हमारे पास एल्बम्स हैं, फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, फ़ोटोज़ को ले लेते हैं। जब हम फ़ोटोज़ लेते हैं तो यहाँ पे हमें मल्टीपल फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे अब अगर मैं चलाऊँगा तो अब मुझे फ़ोटोज़ का डेटा मिलना चाहिए। 5000 एरे मुझे उसने दिया है और हर किसी के अंदर मुझे एल्बम मिल रहा है, एल्बम आईडी, टाइटल, थंबनेल, यूआरएल, टाइटल और एक्चुअली जो उसका यूआरएल बनता है वो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे इस पर कोई इमेज भी मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको चला देता हूँ, ये देखो ये इमेज मुझको मिल गई। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इस इमेज को अपने पास यहाँ पे डॉम के अंदर लगा भी सकता हूँ। अगर आप कहो तो मैं लगा के दिखा दूँ और अगर आप कहते हो कि सर ठीक है जाने दें इसको तो बोल दो तो जाने देते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे बता दो जल्दी से एक बार इसको लगा के दिखा दूँ तस्वीरों को भी वहाँ पे या नहीं। पोस्ट और गेट के ऊपर अभी हम आते हैं। अभी हम जितना भी काम कर रहे हैं ना, जितनी भी रिक्वेस्ट हमारी हो रही है ये सारी की सारी गेट की रिक्वेस्ट हैं। गेट और पोस्ट में क्या फ़र्क होता है ये हम क्या कहते हैं देखेंगे अभी। अच्छा जी, लगा कर दिखा दें, सारे के सारे यहाँ पे लकीर के फ़कीर हैं, किसी को भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो ये काम कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डिव लगा रहे हैं। ठीक है, और डिव के ऊपर हमने यहाँ पे आईडी लगा दी और आईडी इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ इमेजेस के नाम से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट बना लेते हैं इमेजेस एलिमेंट के नाम से और यह इमेजेस कंटेनर आप चाहो तो उसको कह सकते हो कंटेनर। ठीक है, इक्वल्स टू और यहाँ पे आपने लगा दिया वही जो हम अक्सर करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और यहाँ पे आईडी जो हमारे हमने दी थी वो दी थी इमेजेस के नाम से। और जैसे ही ये डेटा हमें मिलेगा तो हम यहाँ पे डेटा के ऊपर क्या करेंगे, सिंपली मैंने आपको कहा था कि एरे के ऊपर अगर कोई भी काम बार बार परफॉर्म करवाना हो तो आप यूज़ कर सकते हो डेटा डॉट फॉर ईच को। ठीक है, या फॉर लूप चाहो तो फॉर लूप लगा लो, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। और फिर मैंने यहाँ पे इसको क्या कहते हैं एक पास कर देता हूँ मैं फंक्शन, कोई भी फंक्शन आ गया हमारे पास और फंक्शन के अंदर मुझे एक एक करके इमेज मिल जाएगी, यानी इमेज का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इमेज के अंदर मुझे एक्चुअल जो चीज़ चाहिए वो उसका यूआरएल चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बना लेता हूँ। कांस्टेंट अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कांस्टेंट यूआरएल इक्वल्स टू इमेज डॉट यूआरएल। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने एक नया एलिमेंट बनाना है, कांस्टेंट इमेज एलिमेंट कह लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और इस एलिमेंट का नाम होगा इमेज img। ठीक है, और इमेज एलिमेंट के ऊपर हम करेंगे डॉट href इक्वल्स टू यूआरएल और उसके बाद इस इमेज एलिमेंट को हम क्या करवा देंगे, हम अपने इमेज कंटेनर के अंदर अपेंड करवा देंगे। इमेज कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, जो हमारा इमेज एलिमेंट था वो आ गया। ठीक है, अब मेरे ख़्याल से इसको चल जाना चाहिए, तो हमारे पास डेटा आएगा और वो इमेजेस के अंदर जाएगा। नेटवर्क में जाते हैं हमारे पास। अच्छा, नेटवर्क भी मैं अभी बता देता हूँ नेटवर्क क्या चीज़ है। ये बड़े काम की चीज़ है, ये आपकी तमाम रिक्वेस्ट जितनी भी होती हैं उन तमाम रिक्वेस्ट को मॉनिटर कर रहा होता है और मॉनिटर करके आपको बता रहा होता है कि कौन सी रिक्वेस्ट आपकी गई और कौन सी रिक्वेस्ट का क्या रिस्पॉन्स आया। ठीक है, इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ, ये मेरे आ गई फ़ोटोज़ की रिक्वेस्ट आ गई सारी।
ये सारी की सारी फ़ोटोज़ मेरे पास आ गई हैं और एक एक करके मुझे डेटा उसका मिल रहा होगा फ़ोटोज़ का। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था URL और URL मैंने उसको लगा दिया है। मेरे ख़्याल से डेटा शायद बहुत सारा है, इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम हो रही है इसको लगाने में। हाँ, इमेजेस एक एक करके हमारे पास आ तो रही हैं, लेकिन इमेजेस के ऊपर href हमारा सेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैं ठीक कर रहा हूँ ना। इसके लिए अगर आप भी कहीं पे फंसो, मैं आपको अक्सर बताता हूँ, गूगल आपका सबसे अच्छा हेल्पर होता है। तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लो जावास्क्रिप्ट ऐड डायनेमिक इमेजेस, ठीक है, और हाउ टू एच इमेज इनसाइड डायनेमिकली क्रिएटेड डिव। तो यहाँ पे ये jQuery को यूज़ कर रहे हैं, हमें jQuery वाला नहीं चाहिए था, कोई विदाउट jQuery वाला। ये भी इस तरह के हमारे पास इश्यूज़ आते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए उस तरह की चीज़ नहीं मिल रही होती आपको। ये देखो इन्होंने क्या किया, ये वाला जावास्क्रिप्ट वाला तरीका है, .body.append चाइल्ड किया इन्होंने, style.background। अच्छा, इन्होंने हाइट सेट कराई है, विड्थ सेट कराई है, और बैकग्राउंड इमेज करके डिव करके इन्होंने करवाया। इमेज का टैग नहीं लगाया इन्होंने। document.create एलिमेंट ये वाला आ गया। image.href नहीं है यार, आप लोग बता भी नहीं रहे हो, src होगा। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे, सॉरी मैंने कमेंट देखा ही नहीं। देखो इस तरह से ना कभी कभार आप बहुत छोटी छोटी गलतियां कर लेते हो, और उसकी वजह से ना आप कभी कभार होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, यही एक मज़े वाली चीज़ है कि कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ के ऊपर आप पूरा दिन अपना सर पकड़ के बैठे रहते हो, और बाद में पता चलता है कि क्या कहते हैं, वो जो आपका जो तरीका है वो आप क्या जो है ना गलत कर रहे हो। ठीक है, ये देखो, ये हमारी जितनी भी इमेजेस उसने दी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई, लेकिन वो क्योंकि 5000 इमेजेस हैं और हमने 5000 एक साथ चला दिए, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो चीज़ चल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेजेस को लगा सकते हो। अच्छा भाई, सही है, क्लियर है भाई, ये चीज़ आप इस तरीके से इमेजेस को बना सकते हो। कोई मुश्किल वाली बात तो यहाँ पे नहीं थी ऐसी कि जिससे आप लोग इतना घबरा रहे थे कि सर एक बार चला के दिखा दें। इसमें देख लो, मैंने सिंपली एक डिव क्रिएट किया, इमेजेस के एलिमेंट क्रिएट किए डायनामिक, उनका सोर्स सेट किया, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं अपेंड चाइल्ड हमने करवा दिया, तो उससे वो चीज़ हमारी हल हो गई। ठीक है, ये काम आप भी कर सकते हो घर पे अपने। और हमारे पास अच्छा, अभी जितनी भी हम APIs यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी आपको मैंने बता दिया कि वो गेट की APIs हैं, फिर फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, एल्बम्स हैं, पता नहीं क्या क्या डेटा हमारे पास है, फिर पोस्ट है, कमेंट है। अच्छा, अब हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, अच्छा ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, आपके जो कोई भी HTTP रिक्वेस्ट होती है उसमें ज़्यादातर 4 तरह की रिक्वेस्ट जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। पहली जो टाइप होती है वो है हमारे पास गेट। ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट क्या होती है, गेट की रिक्वेस्ट को समझ लें। गेट की रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती है जो आपके किसी भी ब्राउज़र के, यहाँ पे अगर आप URL बार पे लिखते हो फॉर एग्जांपल facebook.com, तो ये facebook.com लिख के जब आप इंटर करोगे तो सर्वर के ऊपर जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाती है आपके गेट की रिक्वेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से उसके बाद फिर हमारे पास आती है पोस्ट की रिक्वेस्ट, बिल्कुल API इसी तरीके से लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आती है पोस्ट की रिक्वेस्ट। पोस्ट की रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास जो डेटा जा रहा होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, सबके सामने ओपन होकर नहीं जा रहा होता। यानी गेट की रिक्वेस्ट के अंदर आपका जितना भी डेटा आपने भेजना है या मंगवाना है, ठीक है, मंगवाना है तो खैर अलग है, जो डेटा आप भेजते हो सारा का सारा, वो डेटा आप कैसे भेजते हो, वो आप अपने URL के अंदर रख के भेजते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको गूगल ओपन करके दिखाता हूँ, google.com हम खोल लेते हैं। ठीक है, अब google.com के ऊपर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आके आप कुछ भी सर्च करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एप्पल, गूगल पे आके हम एप्पल सर्च कर रहे हैं। ठीक है, एप्पल मैंने सर्च किया। अब जब भी आप एप्पल गूगल पे आके कोई भी चीज़ सर्च करोगे ना, आप नोट करना वो चीज़, पता नहीं आप लोगों को नज़र आए कि ना आए, ये देखो यहाँ पे वो चीज़ आपको URL में ज़रूर नज़र आएगी। ठीक है, आप गेट के ज़रिए कोई भी, क्योंकि ये एप्पल जो कीवर्ड था ये गूगल के सर्वर को बताना ज़रूरी था कि यूज़र ने क्या सर्च किया है,
ताकि तभी तो जो हम गूगल का सर्वर है वो उससे रिलेटेड डेटा हमें दे पाएगा, ठीक है। जब उसने ये वाला जो डेटा था वो उसको भेजना था सर्वर को, तो वो उसको, क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट होती है हमारे पास हमेशा सर्च के अंदर, ठीक है, सर्च वगैरह टाइप किस तरह की जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं आपके पास, तो वो डेटा हमारे पास गेट के अंदर डेटा जा रहा होता है, ठीक है। तो किसी भी डेटा को गेट करने के लिए हम गेट की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जब गेट की हमारी कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो उसके अंदर हमारा हमेशा जो डेटा है वो URL के अंदर रह के जा रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्च के बाद आपके पास लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू एप्पल, आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो Q इक्वल्स टू एप्पल है ना, ये Q का मतलब यहाँ पे क्वेरी है, ठीक है, क्योंकि यूज़र ने क्या क्वेरी परफॉर्म की है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये जो एप्पल आपका आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एक एग्जांपल थी हमारे पास, ये थी गेट की एग्जांपल। अच्छा, अब ये गेट की एग्जांपल थी, तो पोस्ट की एग्जांपल क्या होगी? पोस्ट की एग्जांपल होती है जब भी आप facebook.com पे आप इंटर करते हो, आपके पास पेज आ जाता है, और पेज आने के बाद जब आप आईडी पासवर्ड अपने इंटर करते हो और अपने लॉगिन पे क्लिक करते हो, अब जो रिक्वेस्ट जाएगी आपकी वो जाएगी पोस्ट की रिक्वेस्ट। पोस्ट की रिक्वेस्ट क्यों जाएगी? क्योंकि पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर जितना भी डेटा जा रहा होता है वो सिक्योर जा रहा होता है, वो हिडन जा रहा होता है, वो छुपा के लेके नहीं जा रहा होता, ठीक है। तो इस वजह से जो आईडी पासवर्ड है अगर वो भी URL के अंदर चला गया, तो जिसके पास आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री चली गई, उसको अगर उसके पास URL आपका नज़र आ रहा है कहीं से भी, तो उसको URL के अंदर आपका आईडी और पासवर्ड आपका जो है वो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इस वजह से आपके जो डेटा होता है, सिक्योर डेटा जितना भी होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रखते हैं पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर और फिर उसको परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट और पोस्ट की रिक्वेस्ट परफॉर्म करवाने में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी हम देख लेंगे कि कौन सी रिक्वेस्ट कैसे जाती है। अच्छा, जो हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट होती है, सारा का सारा डेटा आपने समझ लिया कि उसके अंदर कैसे जा रहा होता है, हमारे पास URL के अंदर ही जा रहा होता है। और पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली हम डेटा, कोई भी जो डेटा होता है उस डेटा को मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर भेजते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो काम होगा, जो हम करेंगे रेस्ट APIs के ऊपर जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर, वो हम करते हैं JSON के ऊपर, ठीक है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी हमें डेटा भिजवाना है, उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखते हैं, उसको JSON की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करवाने के बाद उसको JSON की फॉर्म में सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है पोस्ट की रिक्वेस्ट में। अच्छा, अब एक टर्मिनोलॉजी है, उसके ज़रिए बहुत आसानी से आपको गेट, पोस्ट और उसके अलावा हमारे पास होता है पुट और डिलीट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली 4 रिक्वेस्ट होती हैं हमारे पास, ये हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी यूज़र है, ठीक है, आपको क्लाइंट के ऊपर सर्वर से उस यूज़र की डिटेल्स लेकर आनी है, रीड करनी है, ठीक है, डिटेल्स को लेके आना है अपने पास, तो आप गेट की रिक्वेस्ट परफॉर्म कराओगे, ठीक है। अगर कोई नया यूज़र आता है, साइन अप करता है या लॉगिन कर रहा है, ठीक है, या जो भी काम कर रहा है, यानी नया यूज़र ऐड हो रहा है, साइन अप के लिए समझ लो कि अभी वहाँ पे नया यूज़र ऐड हो रहा है। जब भी कोई नया यूज़र ऐड होगा उस टाइम पे आप क्या करवाओगे, कोई भी नया डेटा आप डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हो, उसके लिए आप हिट करोगे पोस्ट की रिक्वेस्ट, ठीक है। जब भी आपका करंट ऑलरेडी रखा हुआ जो डेटा है, उस डेटा को आपने अपडेट करवाना है, यानी पहले से कोई डेटा रखा हुआ था, उस डेटा को आपने अपडेट करवाना है, तो आप क्या करोगे, पुट की रिक्वेस्ट परफॉर्म कराओगे। और जब आपने एग्जिस्टिंग किसी भी रखे हुए डेटा को डिलीट करवाना है, तो आप डिलीट की रिक्वेस्ट परफॉर्म कराओगे, ठीक है। तो 4 रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट किस वक्त, डेटा को रीड करते वक्त, ठीक है, और पोस्ट डेटा को क्रिएट करते वक्त, पुट डेटा को अपडेट करते वक्त, और डिलीट डेटा को डिलीट करते वक्त, सही है। बिल्कुल, ये जो रिक्वेस्ट है, आपको रिक्वेस्ट जो है वो इसी तरीके से काम करती है कि वो बैकएंड पे भी होती है और क्या कहते हैं फ्रंट एंड के ऊपर भी होती है। तो फ्रंट एंड से आप रिक्वेस्ट करवाते हो बैकएंड को, ठीक है, यानी बैकएंड का मतलब यहाँ पे सर्वर है, ठीक है। आपका फ्रंट एंड जो है वो उसका मतलब है क्लाइंट, यानी जो भी आपका यूज़र है जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको आप क्लाइंट कहते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेज के ऊपर, इस URL के ऊपर अगर हिट लगा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया क्लाइंट, ठीक है। और मैं हिट लगा रहा हूँ JSON प्लेस होल्डर के ऊपर, तो ये JSON प्लेस होल्डर क्या हो गया, ये हो गया मेरा क्या कहते हैं, मेरा सर्वर, ठीक है। इस सर्वर के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। ये जो पैच है, पैच को अभी छोड़ दो, पैच इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अभी आप फिलहाल सिर्फ 4 चीज़ें समझ लो, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ठीक है। क्वेरी क्या होती है, क्वेरी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ कि जो क्या कहते हैं जिसका डेटा यूज़र को चाहिए है, ठीक है।
या क्या कहते हैं जो एडिशनल डेटा आप किसी भी तरह से परफॉर्म कर लो। जैसे हम डेटाबेसेस के अंदर क्वेरी का जो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे क्वेरी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी लाइन ऑफ कोड या कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसकी कंडीशन के ऊपर आपके पास डेटा आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा तो एप्पल से रिलेटेड सारा डेटा आएगा, तो मेरा एप्पल क्या हो गया, उसको हम कहते हैं क्वेरी। अच्छा जी, बैकएंड पर क्या होता है वो तो जब आप बैकएंड पढ़ोगे तब समझ में आएगा। उसमें फिर आपको हर जितनी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट बनी हुई है वो सारी रिक्वेस्ट आपको एक एक करके बनानी पड़ती हैं, ठीक है। उसके ज़रिए फिर आपका काम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपके पास पोस्ट की भी रिक्वेस्ट है, आप वो भी परफॉर्म करा सकते हो, पुट की भी और डिलीट की भी। आप कोई भी डेटा जो है वो यहाँ पे स्लैश के ऊपर गेट पोस्ट कर सकते हो, और पोस्ट के लिए स्लैश पोस्ट का डेटा कर सकते हो, और उस पर पोस्ट का डेटा दे दो तो वो आपको बताएगा कि आपका डेटा ऐड हो गया है या नहीं हुआ है। पुट के लिए आप बता सकते हो कि भाई आपको पोस्ट के अंदर से यहाँ पे आप आईडी बता रहे हो कि मुझे नंबर 1 जो है पहली पोस्ट जो है उसको एडिट करना है, ठीक है। और स्लैश पोस्ट का मतलब ये है कि पोस्ट के अंदर मुझे पोस्ट का जो एक्चुअल एरे है उसके अंदर ये डेटा ऐड कराना है, ठीक है। और डिलीट के अंदर मतलब ये है कि पोस्ट के अंदर से वो जो आईडी नंबर 1 है उसको मैंने डिलीट करना है यहाँ पे। ये मतलब इसका यहाँ पे बन रहा है गेट पोस्ट और गेट पोस्ट पुट और डिलीट का, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास फैच एपीआई होती है, ठीक है, फैच एपीआई इन जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर आप जो है वो मल्टीपल डेटा जो है वो अपने सर्वर इसमें कॉन्फ़िगरेशन के इस पे कर सकते हो। मुझे जब भी क्या कहते हैं कोई भी काम परफॉर्म करना होता है ना, यानी कोई जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई नई चीज़ पढ़नी है, तो मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ मोज़िला के ऊपर, ठीक है, developer.mozilla। ये बेहतरीन आपको डेटा प्रोवाइड करेगी। आपको कोई भी नई चीज़ लर्न करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपका जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो भी जाता है और आपको पता चलता है कि अब जो नया ECMAScript का वर्जन आया है उसके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई हैं और मुझे पता करना है कि वो क्या ऐड हुई हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप खुद पढ़ो, ठीक है। आपको खुद को सर्च करना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यहाँ पे एसिंक अवेट के ज़रिए काम किया। हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, एसिंक अवेट इन्होंने एसिंक फंक्शन बनाया है और फंक्शन बना के उसके अंदर अवेट को यूज़ किया है। फैच एक ही बात है, आप डॉट देन यूज़ कर लो या अवेट यूज़ कर लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं इसमें मल्टीपल आपके पास ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट आप उसके यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे उसको बता सकते हो कि आपका डेटा क्या होगा, ठीक है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जब आप कोई भी चीज़ उसको नहीं देते हो, सिर्फ यूआरएल बताते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फैच जो है वो ये तसव्वुर करता है कि जो मेरा यूआरएल है वो क्या है, वो मेरा क्या कहते हैं वो गेट की रिक्वेस्ट परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप गेट नहीं करा रहे, अगर आपको पोस्ट कराना है तो उसको आपको एक्चुअली जो मेथड है उस मेथड के अंदर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे ये जो मेरा जेसन प्लेस होल्डर है ये बता रहा है कि हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट भी है स्लैश पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा तो मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट ताकि आप लोगों के लिए बाद में रहे, और नया बना लेते हैं हम, ठीक है। इसी को मैं कर रहा हूँ कॉपी। अच्छा, और इसको मैं कर रहा हूँ ओपन। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप स्लैश पोस्ट की रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्लैश पोस्ट ही लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन पोस्ट के अंदर ये देख रहे हो गेट की भी रिक्वेस्ट है, यानी अगर अभी मैं कुछ भी इसको यहाँ पे नहीं देता तो ये क्या करेगा, ये गेट की रिक्वेस्ट परफॉर्म करा देगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये गेट वाली पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं करनी, मुझे पोस्ट वाली रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे उसको बताऊँगा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे बता सकते हैं उसको कि भाई मेरा जो रिक्वेस्ट का जो मेथड है, ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, ये कहते हैं रिक्वेस्ट का मेथड। यानी रिक्वेस्ट का जो मेरा मेथड है वो क्या होगा, पोस्ट, ठीक है। यानी पोस्ट के जरिए पोस्ट करोगे आप उसको डेटा को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही चला के देख लेते हैं कि इस पर क्या हो रहा है इसको चलाने में, ठीक है। मैंने पोस्ट किया, इसने कहा ID 101, यानी ये कह रहा है कि कोई नया डेटा ऐड हो गया, हालांकि मैंने कोई नया डेटा इसको अभी भेजा ही नहीं था, क्योंकि ये फेक एपीआई। इसलिए जब एक्चुअल एपीआई होगी तो पोस्ट के अंदर आपके पास एरर आता है अगर आप उसको रिक्वायर्ड डेटा वहाँ पे ना भेजो तो, ठीक है। बल्कि हमारे पास एक और चीज़ होती है, मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा देगा। हमारे पास होते हैं dummyjson.com,
ठीक है। डमी जेसन जो है वो भी जेसन प्लेस होल्डर की तरह ही है हमारे पास। प्रोडक्ट्स है हमारे पास, सर्च है हमारे पास, लिमिट है हमारे पास, गेट ऑल है हमारे पास, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखो अब जैसे ही ऐड वाला काम है ना, जितना भी हमारे पास पहले काम हो रहा था सारे के सारे गेट के ऊपर काम हो रहा था, लेकिन जैसे ही ऐड न्यू प्रोडक्ट की बारी आई, इसने यहाँ पे मेथड को क्या कर दिया, पोस्ट। ठीक है, ये पूरा जो है वो मैं कर रहा हूँ कॉपी अपने पास, और यहाँ पे चलाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि आपका ये तो हो गया हमारा यूआरएल। ठीक है, कि किस जगह पे किस एड्रेस के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। उसके बाद हम क्या दे रहे हैं उसको, हम दे रहे हैं उसको एक पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, जैसे कि मेथड है, पोस्ट। ठीक है, अच्छा मेथड तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद फिर हमारे पास एक नई चीज़ आ रही है, वो आ रही है हेडर्स। हेडर्स क्या चीज़ होती है? हेडर्स जो है वो हमारे पास किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए या समझने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि हम इसको जो भी डेटा भेजेंगे उस सर्वर को हम समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो भी डेटा है वो हम किस फॉर्म के अंदर भेज रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको बताया कि भाई हेडर्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट टाइप। तो मेरी जो कंटेंट टाइप है, यानी जो भी कंटेंट मैं आपको भेज रहा हूँ उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप है एप्लीकेशन/जेसन। ठीक है, यानी उसकी टाइप जो है वो जेसन है हमारे पास। और फिर उसके बाद फिर मैंने उसको बता दिया कि जो बॉडी, ठीक है, बॉडी क्या है, बॉडी बेसिकली हमारा वो डेटा है जो कि मैंने भेजना है। ठीक है, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रोडक्ट/ऐड, यानी मैं प्रोडक्ट को ऐड करवाना चाह रहा हूँ। और मैंने प्रोडक्ट के अंदर क्या डेटा रखा है, अभी टाइटल रख दिया। ये कह रहा है कि अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट का डेटा ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कोई भी डेटा जो भी मैं यहाँ पे उसको दूंगा वो डेटा क्या होगा, वो डेटा वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसको कह दिया डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसको बता दिया यहाँ पे कह रहे हैं BMW पेंसिल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ दिस इज़ एन अमेजिंग पेंसिल। ठीक है, और ये लिख के मैं अब रिक्वेस्ट को अपने परफॉर्म कराता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये इसने मुझे वही डेटा रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये है कि मेरा जो डेटा है वो ठीक से चल गया। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अपने नेटवर्क के टैब के ऊपर। यहाँ पे जो आपका कंसोल है, इसी कंसोल के बाद आपको अक्सर नेटवर्क का टैब भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो नेटवर्क का टैब है हमारे पास, इस नेटवर्क के टैब के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो आपके पास जितनी भी रिक्वेस्ट होती है ना, जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर लॉग हो रही होती हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी कौन सी रिक्वेस्ट के अंदर क्या हो रहा है। ये डेवलपर के लिए होता है ताकि वो डिबगिंग के टाइम पे समझ सके कि कौन सी रिक्वेस्ट के अंदर फेल हो रहा है, कौन सी रिक्वेस्ट जिसका मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए था वो उस तरह का डेटा नहीं दे रही। अच्छा, पहले तो हमारे पास ये जो HTML और JS की फाइल आ गई। ठीक है, मैंने आपको बताया ना ये भी रिक्वेस्ट के ज़रिए आती है हमारे पास। जैसे ही आप यहाँ पे मैं ये पूरा का पूरा URL लिख के इंटर करूँगा तो पहले तो मेरे पास index.html लोड हुई, फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड हुई। उसके बाद फिर मैंने जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एक्चुअल रिक्वेस्ट परफॉर्म करवाई थी ऐड वाली, वो आ रही है। ठीक है, अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास पूरा का पूरा डेटा होगा कि मैंने रिक्वेस्ट में क्या चीज़ भेजी और क्या चीज़ मुझे रिसीव हुई। ठीक है, हेडर्स यहाँ पे आ जाते हैं। हेडर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ जो एडिशनल डेटा होता है किसी भी रिक्वेस्ट का वो आ रहा है कि भाई मैंने कौन सी रिक्वेस्ट URL के ऊपर ये पूरा URL आ गया। फिर ये मुझे बता रहा है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड क्या होता है? स्टेटस कोड आपकी रिक्वेस्ट को डिफाइन करते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट कैसी रही। ठीक है, जैसे अक्सर आपने 404 का नाम सुना होगा। 404 स्टेटस कोड कब होता है कि जिस एड्रेस के ऊपर अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पे कोई सर्वर कैच करने वाला बैठा हुआ ही नहीं है। ठीक है, कोई मशीन है ही नहीं जो उस रिक्वेस्ट को कैच करेगी, तो इस टाइम पे हमारे पास 404 आता है। 200 हमारे पास बहुत क्या कहते हैं कॉमन है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आपकी 100% सक्सेसफुल हो गई है तो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है 200। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 400 का रिस्पॉन्स होता है, 500 का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, हर रिस्पॉन्स कोड का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि 500 है, 500 का मतलब होता है कि सर्वर 500 या 501 या 502 इस तरह के कोई भी आपके पास स्टेटस कोड आ रहा है जिसमें जो कि 50 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 500 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि सर्वर के अंदर कोई मसला है। ठीक है, अगर 40 से कोई भी इशू स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने रिक्वेस्ट ठीक सही नहीं परफॉर्म की। ठीक है, और 200 के करीब अगर कोई डेटा आ रहा है तो इसका मतलब ये कि डेटा हमारा ठीक था। 200 अक्सर आता है, कहीं पे 201 आता है। ठीक है, 201 का मतलब होता है एक्सेप्टेड, यानी आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है,
और फिर हमारे पास ये आ गया पेलोड। पेलोड का जो टैब होता है इसी के अंदर हेडर्स के बराबर में हमारे पास ये बता रहा होता है कि हमने क्या डेटा भेजा था, ठीक है। इसी तरीके उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है प्रीव्यू और रिस्पॉन्स, ठीक है। प्रीव्यू और रिस्पॉन्स एक ही डेटा आपको दिखा रहा होता है लेकिन अलग अलग फॉर्म में। रिस्पॉन्स के अंदर आपको वो डेटा जेसन फॉर्म के अंदर दिखता है जो हमारे पास रिस्पॉन्स में आया है, यानी वापस आया है। और प्रीव्यू के अंदर वही डेटा आपको एक खूबसूरत फॉर्म के अंदर, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर वो दिखा रहा होता है, उसको मैनेज करके दिखा रहा होता है। बस ये फ़र्क है इसमें। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट के अंदर जब आप परफॉर्म कराते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऐड आ रहे हैं, दूसरी वाली ऐड को आप छोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शंस की रिक्वेस्ट होती है, ये ब्राउज़र की अपनी रिक्वेस्ट होती है और ये कोर्स से रिलेटेड होती है, CORS कोर्स। अगर आपको नहीं पता गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। हमारे अभी उसका पार्ट है नहीं। कोर्स बेसिकली एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होता है जो कि हर जगह पे ब्राउज़र रखता है ये देखने के लिए कि ये रिक्वेस्ट जो बंदा करने के लिए जा रहा है सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को अलाउ किया हुआ भी है कि नहीं। तो हमारी एक्चुअल रिक्वेस्ट जो होती है, जो इंपॉर्टेंट वाली होती है, वो ये वाली होती है, ठीक है। ये जो ऑप्शंस वाली रिक्वेस्ट है ये ब्राउज़र की अपने काम के लिए, हमारे काम के लिए नहीं है वो, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर इसी तरीके से अगर मैं देखूँ हमारे पास जैसे हमने पोस्ट पे काम किया है, अगर हमें अपडेट, ये देखो अपडेट के लिए देखो मेथड, अपडेट के लिए जो हमारे पास मेथड है वो आ गया पुट का मेथड, ठीक है। तो अपडेट के लिए आप पुट की रिक्वेस्ट को परफॉर्म करा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका डेटा पुट अपडेट होगा। यहाँ पे वो कह रहा था, यहाँ पे नीचे सिर्फ कमेंट किया हुआ है कि पुट भी कर सकते हो आप, या फिर यहाँ पे पैच भी कर सकते हो। पुट और पैच दोनों का काम जो है वो अपडेट करना ही होता है, लेकिन अब हम पुट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, पैच को कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने कहा कि भाई मुझे ये वाला डेटा अपडेट करना है। प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट नंबर 1 जो है मेरे पास, ये आईडी है बेसिकली, आप कोई भी आईडी इसको दे सकते हो। यहाँ पे आपने कहा कि मुझे, यहाँ पे इसने कहा कि मुझे टाइटल अपडेट करना है उसका, और उसका टाइटल हो जाए iPhone Galaxy 1+1, ठीक है। पता नहीं कोई नई चीज़ आई है मार्केट में, तो इन्होंने उसको अपडेट करवाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये हमारे पास पुट की रिक्वेस्ट होती है। इसको भी अगर आप चला लोगे तो ये भी वैसे ही आपके पास चल जाएगी। मैं इसको रन कर लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास 1 पे, ठीक है। ये देखो ये पुट की रिक्वेस्ट है, ये हमारे पास ये पेलोड गया था टाइटल iPhone Galaxy 1, और रिस्पांस में क्या है हमारे पास, रिस्पांस में हमारे पास उसका पूरा आ गया ब्रांड, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेजेस, जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के ज़रिए, ठीक है। तो ये वाला काम आप उसके ज़रिए करा सकते हो। फिर हमारे पास डिलीट की रिक्वेस्ट है, देख लेते हैं अगर डिलीट की भी कोई रिक्वेस्ट है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये डिलीट की रिक्वेस्ट आ गई, इसके लिए मेथड का डिलीट है प्रोडक्ट, ठीक है। डिलीट करने के लिए हमारे पास सिंपली यहाँ पे आपने उसको आईडी बता दी, कोई एडिशनल डेटा रिक्वायर्ड नहीं होता डिलीट के अंदर। डिलीट जो है वो भी गेट की तरह ही काम करती है, जो भी डेटा जाएगा वो URL के अंदर जा रहा होता है, अलग से आप डेटा नहीं भेज सकते, ठीक है। और सिर्फ ये एक टर्मिनोलॉजी है, अगर आप चाहो तो किसी भी काम के लिए कोई भी काम परफॉर्म करते हो, अगर बैकएंड ने काम किया हुआ इस तरीके से, यानी उसने किसी काम को अपडेट कराने के लिए पोस्ट की रिक्वेस्ट बना दी है तो कोई मसला नहीं है, किसी काम को ऐड कराने के लिए गेट की रिक्वेस्ट बना दी है तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है हमारे पास, हमने एक रूल सेट किया हुआ है। वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि जब भी हमें किसी भी स्पेसिफिक डेटा को अगर रीड करना है तो गेट की रिक्वेस्ट होगी, अगर हमने किसी भी डेटा को क्या कहते हैं ऐड करना है तो पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, किसी भी डेटा को हमने अपडेट करना है तो पुट की या पैच की रिक्वेस्ट होगी, या पुट की ही रिक्वेस्ट होगी, आप पैच भूल ही जाओ, ठीक है। और अगर हमने किसी भी रिक्वेस्ट को डिलीट करना है, किसी भी डेटा को डिलीट करना है तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो भी डिलीट की होगी। तो ये वाला काम मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट, और मैं जल्दी से डिलीट की रिक्वेस्ट भी चला लेता हूँ, ये भी हमें क्या कहते हैं चल जाएगी हमारी। और ये हमारी चल गई डिलीट की रिक्वेस्ट, और इसने मुझे बता दिया रिस्पांस के अंदर उसका पूरा डेटा ला के दे दिया। इसका मतलब ये है कि 200 ओके अगर मेरी डिलीट चल गई, हम ज़्यादातर जो है ना वो हम स्टेटस कोड को ही देख रहे होते हैं किसी भी काम को परफॉर्म कराने में, ठीक है, कि हमारा जो स्टेटस कोड है वो क्या है। जैसे मैंने डिलीट की रिक्वेस्ट परफॉर्म की थी और वहाँ से जो स्टेटस कोड मेरा आया है रिक्वेस्ट का वो 200 आया है, इसका मतलब ये है कि जो काम मैं करना चाह रहा था वो मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। सही है भाई। तो ये इस तरीके से आप APIs वगैरह अपने पास बनाते हो और यूज़ करते हो। और अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। मुझे बता दो कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और वो ले लेते हैं हम, और उसके बाद फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। CRUD परफॉर्म कर सकते हैं API के थ्रू, बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर डिलीट के बाद ऐड करवाना है मेरे भाई, जितनी बार भी आप ऐड करवाओगे, ऐड के लिए आपकी पोस्ट की रिक्वेस्ट ही चलेगी। पोस्ट की रिक्वेस्ट हम वेबसाइट बनाते हुए कब यूज़ करेंगे? भाई मेरे भाई, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई, फॉर एग्जांपल आप facebook.com बना रहे हो, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे कोई आके साइनअप करता है तो आप पोस्ट की रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से facebook.com पे आप नई पोस्ट अपनी ऐड करते हो, डेटा ऐड कर रहे हो ना, नई पोस्ट लगा रहा है ना कोई यूज़र, तो डेटा को ऐड कर रहा है, ठीक है, नया डेटा ऐड हो रहा है, मतलब पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी। वेबसाइट होस्टिंग तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप नेटलीफाई पे भी कर सकते हो, आप गिटहब पे भी कर सकते हो। फ्रंट एंड से एपीआई नहीं बनेगी, फ्रंट एंड से एपीआई यूज़ होती है, बनती नहीं है। एपीआई बनती है बैक एंड के ऊपर, ठीक है। अगर आपको नोड.जेएस वगैरह आती है, या क्या कहते हैं, अगर आप इन द फ्यूचर सीखना चाह रहे हो, वैसे मेरे यूट्यूब के ऊपर पूरा नोड.जेएस पड़ा हुआ है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। ये 5 वीडियोज़ हैं, 5 वीडियोज़ के अंदर मैंने कंप्लीट नोड.जेएस पढ़ा है, 1-1 घंटे की वीडियोज़ हैं, आप देख लो उसको, आपको नोड.जेएस आ जाएगी, अगर शौक़ है तो देखो। बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारे जावास्क्रिप्ट का कोर्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद देखना। मोंगोडीबी का भी कोर्स हमारे पास पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। प्रॉपर तरीका तो मेरे भाई, आप किसी भी होस्टिंग पे जाते हो, जो एक्चुअल होस्टिंग होती है ना आपकी, वो किसी न किसी सर्वर के ऊपर होती है, चाहे वो PHP सर्वर हो या होस्टिंग वगैरह, आप कोई जो भी हो प्राइवेट परचेज़ करते हो, जो कि आपके डोमेन के साथ होती है। अगर आप सिर्फ वेबसाइट के लिए कर रहे हो तो उसके लिए तो वो चल जाएगी, लेकिन जो बड़ी वेब एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं उसके लिए फिर अलग उसके रूल्स स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। वो बहुत एक बड़ा काम है, बड़ा टॉपिक है। jQuery में क्या होता है, jQuery के अंदर बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनी हुई एक लाइब्रेरी है jQuery, जिसको अगर आप यूज़ करो तो एनिमेशंस वगैरह जो होती हैं उसके लिए उसमें आपका हेल्प कर सकती है, डॉम मैनिपुलेशन के अंदर आपकी हेल्प कर सकती है। मतलब ये उसमें ऑलरेडी लिखे हुए फंक्शंस हैं जो कि आप यूज़ करके काम कर सकते हैं, लेकिन अब jQuery पे इतना काम नहीं होता। मतलब कुछ लोग करते हैं जो दूसरे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के ऊपर जो अभी अच्छे हैं, उन पे जो काम नहीं करते, वो अभी भी jQuery पे काम कर रहे होते हैं। नॉर्मल सिंपल सी कोई वेबसाइट वगैरह बनानी है तो उसके लिए jQuery ठीक है। मेरे भाई बुक मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि अगर आप बुक के ऊपर रहोगे तो बुक जो है वो बेसिकली, बुक के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, बुक के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि बुक जो है ना वो हो जाती है आउटडेट, ठीक है। जैसे हम लोग अभी तक जिस बुक को पढ़ा रहे थे वो बुक हो गई है हमारी आउटडेट, तो इस वजह से मैंने उस बुक को फॉलो नहीं किया। अगर उस बुक के ऊपर हम चलते तो हम बहुत सारी पहले ऐसी चीज़ें पढ़ते जो अब चलनी बंद हो गई हैं। पहले मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँ जो चलनी बंद हो गई हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ कि यार देखो ये तो अब तो पहले तो ऐसे होता था, अब ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो आप बोलोगे कि सर अब जब वो चीज़ चलती नहीं है तो आपने मुझे बताया क्यों, ठीक है। इस वजह से अब हम नई चीज़ों के ऊपर फोकस जा रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, मैंने बुक को इसलिए नहीं रखा है यहाँ पे। बुक के अंदर बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, बुक कोई भी बुक हो वो एक टाइम के बाद आउटडेट हो जाती है, इसलिए अपनी आदत बनानी चाहिए कि हम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ें जो किसी वेबसाइट पे लिखी हो, क्योंकि वेबसाइट जो है वो बाद में भी अपडेट भी हो सकती है। जैसे कि मोज़िला वगैरह है, ये हाथ के हाथ फ़ौरन इसमें जब भी कोई जावास्क्रिप्ट में कोई नई चीज़ आती है तो ये अपडेट होते रहते हैं ये चीज़ें। वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड होता है कि बिल्कुल होता है, आप कोड को मिनीफाई कर दो तो हो जाएगा आपका काम। मिनीफाइड वर्जन होता है, अक्सर आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट का, जिस कोड को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोड चल तो रहा होता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। रिएक्ट नेटिव की अभी हमारे पास मेरे ख्याल से एक ही वीडियो पड़ी हुई है, वो भी पिछले साल की है। मैं नया कोर्स बनाऊंगा रिएक्ट नेटिव का और वो यूट्यूब पे डालूंगा इंशाल्लाह। हमारी क्लासेस जो हैं वो ईद के बाद से हमारी रिएक्ट नेटिव की जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। वेब डेवलपमेंट के लिए जब आपका जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है
हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे नेक्स्ट जेएस का, ठीक है। या तो नेक्स्ट जेएस या फिर रिएक्ट नेक्स्ट के अंदर भी रिएक्ट ही यूज़ हो रही होती है, कुछ चीज़ें चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होता है। तो ये इन दोनों में से कोई एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आप यूज़ कर लो और मतलब इनके ऊपर अपना हाथ साफ कर लो। तो अगर आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है और आपको रिएक्ट के ऊपर या फिर नेक्स्ट जेएस के ऊपर अगर आपके पास काम आता है तो आप कहीं पे भी अच्छी जॉब कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। डिबगिंग वगैरह के लिए हमने लास्ट सेशन रखा है, आखिरी सेशन के अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करता हूँ। एजेक्स क्या होता है? एजेक्स ये जो हमने अभी HTTP रिक्वेस्ट वगैरह देखी ना, इन्हीं को हम एक तरह से एजेक्स भी कह रहे होते हैं। नेक्स्ट जेएस जो होगा मेरे ख्याल से वो शायद हम क्या कहते हैं, हो सकता है कि हम वो ऑनलाइन ना रखें, वो ऑन साइट रखें। कॉल बैक, प्रॉमिस, एसिंक अवेट में फ़र्क बताते हैं मेरे भाई। ये हमारी पूरी की पूरी जो 1 घंटे से भी ऊपर की लास्ट क्लास जो रही है वो उसी के ऊपर रही है, आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। ओके ठीक है भाई, मेरे ख्याल से अब आप लोगों के पास सवाल ख़त्म हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने समझने के लिए कोई ख़ास एडवाइस नहीं है भाई, बस आंखें खोल के पढ़ो, समझो बात को कि क्या हो रही है। जो कोड एग्जाम्पल्स वो दे रहा है उसको एक बार चला के देखो, उसके अंदर खुद से चेंजेस करो, प्रैक्टिस करो, आपको क्लियर हो जाएगी। चले भाई, इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों से कल मुलाकात होती है आप तमाम लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।